गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल की बारे में चर्चा करेंगे और भारतीय भूगोल के विषय एक जो नदियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत की जो मुख्य नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इन नदियों के बारे में मुख्य मुख्य बातें हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारतीय नदियां जिसमें सिंधु नदी तंत्र है, पहले बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। भारतीय सिंधु नदी तंत्र क्या है? सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु नदी जो वर्तमान में अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में बहता है, तो ये सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, इसके लिए एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब हिमनद, जिसको हिंदी में कहेंगे। बोखरचू नाम का ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? बोखरचू ग्लेशियर। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बोखरचू ग्लेशियर। अगर देश की बात करें तो सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से। नदियों की बात कर रहे हैं भारतीय नदियां, और पहला नदी है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र क्यों कहते हैं इसको? सिंधु नदी भी है और इसकी सहायक नदियां भी इसमें सम्मिलित है, इसीलिए इस कंप्लीट सिस्टम को क्या कहते हैं? सिंधु नदी तंत्र, यानी इंड्स इंड्स कहते हैं सिंधु नदी को। ठीक है। ये सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी वर्तमान चीन के द्वारा जो कब्जा किया हुआ है तिब्बत, उस तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील है, वहाँ एक बोखरचू ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी। 4 फैक्ट हो गए। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत के पश्चात मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत के निकट बोखरचू ग्लेशियर से। क्वेश्चन आता है, क्या सिंधु नदी जब निकलती है तो उसका नाम भी सिंधु ही होता है? इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि जिस समय सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है तो इसका नाम होता है सिंगी खबान। क्या नाम होता है इसका? सिंगी खबान या शेरमुख, दो नाम होते हैं इसके। सिंगी खबान भी होता है सिंधु नदी के उद्गम स्थल पर, शेरमुख भी होता है। वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नदियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहली नदी है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, इसीलिए संपूर्ण सिस्टम को कहेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये वर्तमान तिब्बत के कैलाश पर्वत के निकट जो मानसरोवर झील है, उस झील के ही बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी जब निकलती है तो उसका नाम उस समय सिंगी खबान होता है, या दूसरी रूप से कहें तो शेरमुख भी कहते हैं। ठीक है। अब सिंगी खबान नाम से निकल करके बोखरचू ग्लेशियर से निकलने के पश्चात ये लद्दाख श्रेणी की पर्वत श्रेणियाँ और जास्कर श्रेणी की पर्वत श्रेणियाँ, ये हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं, लद्दाख श्रेणी की और जास्कर श्रेणियाँ, इनके मध्य से होकर के पीओके में, पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर में प्रवेश करती है। तो अगर बात करें कहाँ से प्रवेश करती है भारत में, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणियों के बीच में से प्रवेश करती है। 2 श्रेणियां हैं, एक तो लद्दाख श्रेणी है, दूसरी श्रेणी है जास्कर श्रेणी। इनके मध्य से होकर के कहाँ जाती है? ये निकलती है पीओके में। कहाँ निकलती है? पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में। बोखरचू ग्लेशियर से निकलने के पश्चात सिंगी खबान नाम से निकलती हुई जास्कर श्रेणियों से और लद्दाख श्रेणियों के बीच में से पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश करती है। पाक अधिकृत कश्मीर के पश्चात ये लेह, जो कि जम्मू कश्मीर वर्तमान भारत के कब्जे में है, वहाँ प्रवेश करती है। पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, वहाँ से निकलने के पश्चात वह वर्तमान जम्मू कश्मीर के लेह में प्रवेश करती है। लेह के पश्चात ये गिलगिट, एक बाल्टिस्तान क्षेत्र है, गिलगिट बाल्टिस्तान, वहाँ सिंधु गार्ज बनाती है। गार्ज मतलब गड्ढा बनाती है। कहाँ बनाती है सिंधु गार्ज? ये गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ गार्ज बनाती है। सिंधु गार्ज कहाँ बनाती है? गिलगिट
बाल्टिस्तान में। ठीक है। अब क्या है, ये भारत में घूमती हुई एक चिल्लड़ नामक स्थान होता है, वहाँ अंतिम छोर होता है भारत के हिस्से में। किसका? सिंधु नदी का अंतिम स्थान कहाँ पे है? वो भारत में, वो तो है चिल्लड़ में। लेकिन अगर पूछें वही स्थान पाकिस्तान में कहाँ है, तो वो है दारिस्तान। दो नाम आते हैं, चिल्लड़ तो है भारत में और दारिस्तान है पाकिस्तान में। जहाँ से सिंधु नदी भारत में समाप्त होती है वो तो है चिल्लड़, और जहाँ से सिंधु नदी पाकिस्तान से शुरू होती है वो है दारिस्तान। ठीक, दो स्थान हो गए। चिल्लड़ भारत का अंतिम स्थान, दारिस्तान पाकिस्तान का प्रारंभिक बिंदु। किसके लिए? सिंधु नदी के लिए। अब क्या है, सिंधु नदी यहाँ तक तो पहाड़ों से चल रही थी। अब सिंधु नदी क्या करेगी? अटक नामक स्थान पर, कौन सा स्थान आ रहा है? अटक। अटक में क्या करेगी? मैदानों में प्रवेश कर जाएगी। पाक की बात कर रहे हैं, भारत में केवल पहाड़ों में चल रही है। पहाड़ों के पश्चात पाकिस्तान में प्रवेश करती है दारिस्तान। आगे चलती हुई एक अटक नामक स्थान आता है, वहाँ मैदान की तरफ प्रवेश कर जाती है सिंधु नदी। आगे चलते हुए एक क्षेत्र आता है मिथनकोट। कौन सा क्षेत्र आता है? मिथनकोट क्षेत्र है। मिथनकोट, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। चिल्लड़, ये चिल्लड़ भारत में है, दारिस्तान पाकिस्तान में है। दारिस्तान के बाद में अटक आया, अटक में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर गई। लेकिन आगे एक मिथनकोट स्थान भी आता है, वहाँ पंचनद यानी 5 जो नदियाँ पाकिस्तान की सिंधु की सहायक नदियाँ हैं वो इसमें प्रवेश कर जाती है। सहायक नदी कौन कौन सी है? रावी, व्यास, सतलुज, झेलम और चेनाब नदियाँ। ये 5 नदियाँ जब मिलकर के अंतिम रूप से मिथनकोट में सिंधु नदी में मिलती है, सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाती हैं सारी की सारी। तो सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? रावी, व्यास, सतलुज, झेलम और चेनाब नदियाँ। और मिथनकोट जो पाकिस्तान का है वहाँ सिंधु नदी में मिल जाती है। आगे चलकर ये कराची बंदरगाह है, वहाँ अरब सागर में अपने पानी को उड़ेल देती है। तो ये तो हो गया सिंधु नदी तंत्र। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर की। भारत में कितनी चलती है? 2880 में से भारत में चलती है 1134 किलोमीटर। दो फैक्ट हो गए। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, भारत में है 1134 किलोमीटर। लेकिन एक प्रसिद्ध है सिंधु जल समझौता, किसके मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। ये कब हुआ? सितंबर 1960 में। कई बार क्वेश्चन आता है सिंधु जल समझौता किसके मध्य होता है? सिंधु नदी के जल के बंटवारे के उद्देश्य से भारत और पाकिस्तान के मध्य कब हुआ? सितंबर 1960 को एक समझौता होता है, जिसके तहत क्या था उसमें? 80% जल तो पाकिस्तान के पास और 20% जल भारत के पक्ष में आएगा। तो सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सबसे पहले ये सिंधु नदी तिब्बत जो अलग राष्ट्र हुआ था, लेकिन वर्तमान में चाइना ने जिस पे कब्जा कर रखा है, वहाँ कैलाश पर्वत के निकट से जो मानसरोवर झील है उसके बोखरचू ग्लेशियर से, हिमनद से सिंधु नदी निकलती है। और जब बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है तो उसका नाम होता है सिंगी खबान यानी कि शेरमुख। यहाँ से ये जास्कर श्रेणियों और लद्दाख श्रेणियाँ जो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ उनके बीच में से होते हुए कहाँ प्रवेश करती हैं? पाक अधिकृत कश्मीर में। पाक अधिकृत कश्मीर के पश्चात भारत में, वर्तमान भारत की बात करें तो वहाँ लेह में, जम्मू कश्मीर में ये एंटर करती है। उसके पश्चात एक गिलगिट नामक स्थान पर सिंधु नदी गार्ज यानी खड्डे बनाती है। ठीक, इसके पश्चात चिल्लड़ एक स्थान है जो भारतीय सीमा का अंतिम स्थान माना जाता है सिंधु नदी का। उसके पश्चात पाकिस्तान की सीमा प्रारंभ होती है और पाकिस्तान की सीमा सिंधु नदी के जहाँ से प्रारंभ होती है वो दारिस्तान कहलाता है। दारिस्तान यानी पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रवेश के पश्चात अटक नामक स्थान पर मैदानों में प्रवेश कर जाती है। फिर मिथनकोट में इसकी जो सहायक 5 नदियां हैं, रावी, व्यास, झेलम, सतलुज और चेनाब, वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हो जाती है और उसमें मिल जाती है। फिर कराची जो बंदरगाह है उसके पास अरब सागर में सिंधु नदी अपने पानी को डाल देती है। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसमें से 2880 में से 1134 किलोमीटर है। सिंधु नदी के जल के बंटवारे के लिए कर 1960 सितंबर में एक समझौता हुआ था,
जिसके तहत इसका 80% जल तो पाकिस्तान के पक्ष में और 20% जल भारत अपने उपयोग में ले सकेगा। अब बात करते हैं इसकी जो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। पहले मिलती है श्योक नदी, फिर मिलती है गिलगिट। सबसे पहले कौन सी मिल रही है? सबसे पहले मिल रही है श्योक नदी, ठीक है। दूसरी मिल रही है गिलगिट, तीसरी मिल रही है काबुल और चौथी मिल रही है द्रास नदी। कौन कौन सी है भाई? पहली श्योक, दूसरी गिलगिट, तीसरी काबुल और चौथी द्रास। ये तो पहली नदियाँ। उसके पश्चात अंतिम रूप से जो 5 नदियाँ मिलती है वो पाकिस्तान में मिथनकोट में मिलती है, ठीक है। तो श्योक, गिलगिट, काबुल और द्रास। क्रम अगर पूछा जाए दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो दाईं तरफ से कौन सी नदियाँ मिल रही है? श्योक, गिलगिट, काबुल और द्रास। और बाईं तरफ से ये 5 महान नदियाँ मिलती है सिंधु घाटी में, सिंधु नदी में, ठीक है। अब आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। किसकी बात कर रहे हैं अपने? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये भी तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में कहाँ से निकलती है? तिब्बत में कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील और चिमयुंगडुंग हिमनद। कौन सा है? चिमयुंगडुंग। ब्रह्मपुत्र नदी कौन से हिमनद से निकलती है? चिमयुंगडुंग। वापिस बताओ, चिमयुंगडुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। किस नाम से निकलती है? नाम है सांगपो। क्या नाम है? जब ब्रह्मपुत्र नदी चिमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है तो उसका नाम होता है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। वापिस देखो, ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के निकट चिमयुंगडुंग हिमनद से। और जब ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नाम नहीं होता है, उस समय नाम होता है इसका सांगपो। ये भी कह सकते हैं तिब्बत में किस नाम से निकलती है, तो सांगपो नाम से निकलती है। कोरबा गार्च बनाती है। कहाँ पे? दिहांग गार्च का निर्माण। दिहांग गार्च या कोरबा गार्च नामचा पर्वत के पास। जब ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरुआ पर्वत के पास पहुंचती है तब दिहांग गार्च यानी दिहांग खड्डे का निर्माण करती है। उसके पश्चात कई खड्डों को पार करते हुए ये पहुंचती है यांगयाप दर्रा के। यांगयाप दर्रा, और यांगयाप दर्रा से ही ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इससे पहले वह भारत में प्रवेश नहीं करती। तो क्वेश्चन आता है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन से दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है, तो वो है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से पहले दिहांग गार्ज निकलती है, कोरबा गार्ज से निकलती है, जो कि नामचा बरुआ पर्वत के पास है। यांगयाप दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ किस नाम से आती है, तो ये आती है दिहांग नाम से। ब्रह्मपुत्र नाम नहीं है, यहाँ भी दिहांग नाम है। पहला नाम क्या था? सांगपो। इंडिया में प्रवेश कर रही है अरुणाचल प्रदेश में, उस समय नाम क्या है? दिहांग। 2 नाम हो गए। पहला नाम सांगपो, दूसरा नाम दिहांग। भारत में किस नाम से प्रवेश कर रही है? दिहांग नाम से। कौन से दर्रे से? यांगयाप दर्रे से। फिर आगे चलते हैं सदिया, जो कि अरुणाचल प्रदेश के एक क्षेत्र है, सदिया धुबरी क्षेत्र, ठीक है। सदिया क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से मैदानों में प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन आता है ब्रह्मपुत्र नदी मैदानों में कब प्रवेश करती है, तो वो क्षेत्र है सदिया। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का सदिया क्षेत्र है, वहाँ से तो ये मैदानों में प्रवेश करती है। लेकिन एक क्षेत्र अभी जो काफ़ी समय चर्चा में रहा था, सदिया धुबरी क्षेत्र, वो धुबरी तो है असम में और सदिया क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर जो पुल बना था उसके बारे में बात कर रहे हैं। सदिया क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ मैदानों में प्रवेश करती है, और धुबरी क्षेत्र जो असम में है वहाँ ये नाम क्या है बदल करके क्या कहलाती है? दिहांग से ब्रह्मपुत्र कहलाती है। पहले सांगपो है, सांगपो के बाद में दिहांग है, लेकिन असम में जैसे ही प्रवेश करती हैं वहाँ धुबरी नामक स्थान पर यह नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र धुबरी के पश्चात ये बांग्लादेश की ज़मीन में प्रवेश करती हैं, और बांग्लादेश में किस नाम से प्रवेश करती हैं? बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से प्रवेश करती हैं?
जमुना के नाम से प्रवेश करती है। उसके पश्चात इसमें तीस्ता नदी भी एंटर कर जाती है। इसमें कौन सी नदी मिलती है? तीस्ता। तीस्ता के बाद में इसके बाईं तरफ से गंगा नदी, जो कि उसमें पद्मा है, मिल जाती है। ठीक है, वहाँ पद्मा के नाम से मिल जाती है और इन दोनों का नाम मिलकर के क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मिलकर के क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। पद्मा आगे चल कर के मेघना हो जाती है। पहले पद्मा नाम था जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिली, और आगे चल कर के यही मेघना नदी में मिलकर के क्या कहलाएगी? मेघना। गंगा नदी और पद्मा में मिलकर के, ठीक है, जमुना नाम से प्रवेश किया, फिर गंगा नदी पद्मा में मिलती है और इन दोनों का मिलन स्थल क्या कहलाता है? पद्मा। और पद्मा के पश्चात मेघना नदी इसमें मिल जाती है और आगे चल कर के इस संपूर्ण नदी का नाम भी क्या हो जाता है? मेघना। और अंतिम रूप से क्वेश्चन आता है, अंतिम रूप से किस नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो मेघना नाम से ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका मतलब क्या हुआ? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों मिलकर के मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में अपने जल को उड़ेल देती है। तो ये हुआ नदी तंत्र कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहले जो ब्रह्मपुत्र नदी है सांगपो नाम से भारत में उद्गम होता है। उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश के दिहांग में प्रवेश करती है, फिर जमुना कहलाती है, जमुना के बाद में पद्मा हो जाती है और पद्मा के बाद में मेघना। ठीक है, 3 नाम हो गए, सांगपो हो गए, सबसे पहला नाम सांगपो, दूसरा नाम दिहांग, तीसरा नाम जमुना, चौथा नाम पद्मा और 5वां नाम हो जाता है मेघना। कुल लंबाई ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर, भारत में 1346 किलोमीटर बहती है। ठीक, ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। एक बार रिपीट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे? तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील से चिमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है। जब निकलती है तो उसका नाम होता है सांगपो, वो तिब्बत में होता है। उसके पश्चात दिहांग गार्ज में नामचा पर्वत के पास ये गार्ज का निर्माण करती है और यहाँ दिहांग नाम से यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। यानी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। कौन से दर्रे में? यांगयाप दर्रे से। फिर क्या सदिया जो स्थान है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ मैदानों में प्रवेश करती है। फिर असम का धुबरी है, वहाँ इसका नाम परिवर्तित होकर ब्रह्मपुत्र हो जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती है। जमुना बाद में पद्मा कहलाती है जब गंगा नदी मिल जाती है। पद्मा के पश्चात मेघना नदी मिलने से इस संपूर्ण नदी तंत्र को मेघना कहती है और मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, सांगपो के बाद में दिहांग, दिहांग के बाद में जमुना, जमुना के बाद में पद्मा, पद्मा के बाद में मेघना। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, भारत में 1346 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसके दाएं तरफ आकर मिलने वाली नदियां हैं सुबनसिरी, बारेली, मानस और शंको। कौन कौन सी? दाईं तरफ से कौन सी मिलती है? सुबनसिरी, बारेली, मानस और शंको। बाईं तरफ से मिलने वाली धनसिरी, लुहित, दिबांग और कापिली। ठीक है, अब आगे चलते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद, जो कि उत्तराखंड है। वर्तमान भारत की बात करें तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी। कौन से निकलती है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में, वहाँ से तो निकलती है भागीरथी नदी। और उधर सतपथ हिमनद से, संतोख पथ जिसको भी बोलते हैं, अलकापुरी उत्तराखंड से वहाँ अलकनंदा निकलती है। दोनों अलग नदियाँ हैं। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से तो भागीरथी निकलती है और सतपथ हिमनद जिसको संतोख पथ भी बोलते हैं, अलकापुरी उत्तराखंड से, वहाँ से अलकनंदा निकलती है। लेकिन जब ये दोनों देवप्रयाग यानी उत्तराखंड में मिलती है तो उसका नाम गंगा हो जाता है। गंगा कैसे मिलती है? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से होती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकापुरी उत्तराखंड के संतोख
हिमनद से निकलती है। ठीक है। लंबाई कितनी है गंगा की? 2525 किलोमीटर। ऋषिकेश से मैदानों में प्रवेश करती है। गंगा नदी ऋषिकेश से मैदानों में प्रवेश कर जाती है। मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती है गंगा नदी? तो वो है ऋषिकेश। देवप्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो गंगा कहलाती है। ठीक है। गंगा का निर्माण कैसे होते हैं? भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। कहाँ पे? देवप्रयाग में। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। मैदानों में कब प्रवेश करती हैं? ऋषिकेश के निकट। उत्तराखंड, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, ये यूपी के फिर पटना बिहार और वेस्ट बंगाल यहाँ बहती है। हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, पटना बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती है। फरक्का में 2 भागों में विभक्त हो जाती है। आगे चल कर के 2 भाग हो जाते हैं इसके। जो गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनी हुई थी, फरक्का नामक स्थान पर 2 भागों में बंट जाती है। वापिस बोलो। फरक्का कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। 2 भागों में बंट जाती हैं। एक भाग तो चला जाता है बांग्लादेश में और दूसरा भाग चला जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो भाग है वो तो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। यानी फरक्का जो पश्चिम बंगाल है वहाँ गंगा नदी 2 भागों में बंट जाती हैं। एक भाग तो बांग्लादेश की तरफ पद्मा के नाम से और दूसरा भाग भारत में यानी पश्चिम बंगाल के हुगली के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी क्या है? यहाँ सुंदरवन पाए जाते हैं। यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि 51,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी अपना जल उड़ेल देती है। उधर बांग्लादेश में जो दूसरी ब्रांच है जिसका नाम पद्मा है, ग्वालंदो में मिल जाती है। ग्वालंदो एक क्षेत्र है, वहाँ जमुना ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र में मिलने के पश्चात वो क्या है? पद्मा हो जाती है। फिर मेघना नदी में मिलकर के मेघना हो जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को उड़ेल देती है। ठीक है। तो वापिस गंगा नदी तंत्र की बात करें तो गंगा नदी तंत्र 2 नदियों के मिलने से बनता है। पहला भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। भागीरथी नदी है वो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और अलकनंदा नदी है वो अलकापुरी उत्तराखंड के सतपुत हिमनद से, जिसको संतोख पथ भी कहते हैं, से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जब मिल जाती हैं तो उसका नाम गंगा हो जाता है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी ऋषिकेश से मैदानों में प्रवेश करती, पहाड़ों को छोड़ते हुए। गंगा नदी के तट पर आने वाले जो प्रमुख नगर है हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, पटना बिहार का जो भी है और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आते हैं। आगे चल कर के फरक्का जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वहाँ ये गंगा नदी 2 भागों में बंट जाती है। एक तो बांग्लादेश में चली जाती है, वहाँ उसका नाम पद्मा हो जाता है। एक भारत में ही रहती है जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। और ये सुंदरवन के डेल्टा बनाते हुए कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में तो हुगली नदी चली जाती है। उधर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से चलने वाली ये नदी ग्वालंदो नामक एक स्थान है, वहाँ ब्रह्मपुत्र में मिलकर के पद्मा हो जाती है और पद्मा आगे चल कर के मेघना नदी में मिलकर के मेघना हो जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में अपने जल को उड़ेल देती है। ठीक है। ये हो गया गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी के संगम कौन कौन से हैं जो प्रसिद्ध हैं? गंगा नदी के संगम तो वापिस बताओ। पहला संगम है टिहरी। टिहरी उत्तराखंड का जो हरिद्वार में है, वो भागीरथी और भिलांगना नदी का। टिहरी संगम कौन सा है? भागीरथी और भिलांगना नदी का। ठीक है। दूसरा है रुद्रप्रयाग। दूसरा कौन सा है? दूसरा है रुद्रप्रयाग, ये उत्तराखंड का है। अलकनंदा और मंदाकिनी रटना है इसको। टिहरी संगम कहाँ पे है? उत्तराखंड का। भागीरथी और भिलांगना। टिहरी, भागीरथी और भिलांगना। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। तीसरा है कर्णप्रयाग। तीसरा कौन सा है? कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी। ठीक है। तीसरा अलकनंदा और पिंडार नदी। वापिस एक बार रिपीट करते हैं। टिहरी उत्तराखंड का भागीरथी और भिलांगना नदी। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। कर्णप्रयाग उत्तराखंड का अलकनंदा और पिंडार नदी। ठीक है।
अब आता है विष्णुप्रयाग। अगला कौन सा है? विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग जोशीमठ उत्तराखंड में। ये अलकनंदा और धौली गंगा नदी मिलकर के, जिसको विष्णु गंगा भी कहते हैं, मिलकर के ये क्या बनाते हैं? विष्णुप्रयाग बनाते हैं। धौली गंगा और अलकनंदा क्या बनाएंगे? विष्णुप्रयाग। कहाँ पे? जोशीमठ उत्तराखंड में। ठीक है। अब अगला आता है देवप्रयाग उत्तराखंड में। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी, अभी अपने पढ़ा था, ये क्या बनती है? गंगा नदी बनती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के देवप्रयाग में क्या बनाती है? गंगा नदी बनाती है। तो अपने कौन कौन से है ये गंगा नदी के संगम? टिहरी उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग उत्तराखंड का अलकनंदा और पिंडार नदी, विष्णुप्रयाग जोशीमठ का अलकनंदा और धौली गंगा नदी, देवप्रयाग उत्तराखंड का अलकनंदा और भागीरथी नदी, प्रयागराज जिसको इलाहाबाद भी कहती है, गंगा यमुना और सरस्वती, जो अप्रत्यक्ष है सरस्वती, उन तीनों का संगम माना जाता है। गंगा और रामगंगा दोनों मिलती है कन्नौज में, यूपी में। गंगा और गोमती मिलती है गाजीपुर, यूपी में। गंगा और यमुना मिलती है इलाहाबाद, यूपी में। गंगा और घाघरा यानी जिसको सरयू नदी भी कहती है, वो मिलती है छपरा, बिहार में। गंगा और कोसी नदी मिलती है भागलपुर, बिहार में। गंगा और सोन नदी मिलती है आरा, पटना, बिहार में। हुगली और दामोदर नदी मिलती है डायमंड हार्बर, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। गंगा और रामगंगा कन्नौज, यूपी में। गंगा गोमती गाजीपुर, यूपी में। गंगा यमुना इलाहाबाद, यूपी में। गंगा घाघरा यानी सरयू नदी छपरा, बिहार में। गंगा कोसी भागलपुर, बिहार में। गंगा सोन नदी आरा, पटना, बिहार में। हुगली और दामोदर नदी डायमंड हार्बर, वेस्ट बंगाल में मिलती है। अब एक स्कीम है नमामि गंगे परियोजना। क्वेश्चन आता है क्योंकि नदियों से संबंधित है, तो नमामि गंगे परियोजना 1 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई थी? 1 जुलाई 2016 को। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई? 1 जुलाई 2016 को। नमामि गंगे परियोजना 1 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई। ये कंप्लीटली सेंट्रल ओरिएंटेड है, यानी केंद्र प्रायोजित नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना 1 जुलाई 2016 को और 100% केंद्र के द्वारा प्रायोजित है। 2020 तक 20,000 करोड़ व्यय करने का अनुमान था नमामि गंगे परियोजना पर। ठीक है। नमामि गंगे परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है? गंगा नदी से। कब शुरू हुई? 1 जुलाई 2016 में। किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये 100% केंद्र के द्वारा प्रायोजित है और 2020 तक 20,000 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। अब एक बार वापिस ये चित्र दे रखा है। गंगोत्री हिमनद से भागीरथी निकलती है। सतपथ हिमनद से अलकनंदा, बद्रीनाथ और केदारनाथ होते हुए निकलती है। फिर देवप्रयाग में उत्तराखंड में मिलकर के दोनों नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ? भागीरथी और अलकनंदा क्या कहलाती हैं? गंगा कहलाती हैं। हरिद्वार से मैदानों में गंगा प्रवेश करती हैं। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर 2 भागों में बंट जाती हैं, जिसमें एक तो हुगली और दूसरी पद्मा। हुगली तो पश्चिम बंगाल में बहती है और पद्मा बांग्लादेश में गंगा नदी के माध्यम से गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के बंगाल की खाड़ी में अपने जल को उड़ेल देती हैं। हुगली गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में अपने जल को उड़ेलती है। तो आज हमने भारत की जो मुख्य नदी तंत्र है उसके बारे में पढ़ा है। पहला नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र, जो कि वोखरचू ग्लेशियर तिब्बत मानसरोवर कैलाश पर्वत से निकलता है सिंगी खबान नाम से। फिर जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में पाकिस्तान के पीओके ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरती हुई लेह भारत में प्रवेश करती हैं। इसकी दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ श्योक नदी, गिलगिट, काबुल और द्रास है। भारत में गिलगिट नामक स्थान पर यह सिंधु नदी गार्ज बनाती है और चिल्ड्र नामक अंतिम भारतीय स्थल है जहाँ से सिंधु नदी पाकिस्तान की तरफ चली जाती है और पाकिस्तान में दारिस्तान में प्रवेश करती है। फिर अटक नामक स्थान पर सिंधु नदी मैदानों में प्रवेश करती है और मिथनकोट नाम स्थान पर 5 जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं वो सिंधु में मिल जाती है, जिसमें रावी, व्यास, सतलुज, झेलम और चेनाब। कराची बंदरगाह के पास अरब सागर में सिंधु नदी अपने जल को उड़ेल देती है। कुल लंबाई सिंधु की 2880 किलोमीटर है।
जिसमें भारत में 1134 किलोमीटर है। सिंधु नदी के जल के विवाद को निपटाने के उद्देश्य से सिंधु नदी जल समझौता हुआ था सितंबर 1960 को, जिसके तहत 80% जल का उपयोग पाकिस्तान और 20% जल का उपभोग भारत करेगा। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये भी तिब्बत से कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील के चिमयुंगडुंग बंद हिमनद से निकलती हुई सांगपो नाम से तिब्बत से निकलती है। फिर क्या दिहांग जो गार्ज है, जिसको कोरबा गार्ज भी कहते हैं, वहाँ नामसा पर्वत के पास है, वहाँ उसका निर्माण करती है। कौन से गार्ज का निर्माण करती है? दिहांग गार्ज का। फिर यांगयाप दर्रा के निकट ये भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, और उसमें उसका नाम हो जाता है दिहांग। फिर ये मैदानों में अरुणाचल प्रदेश के सदिया नामक स्थान पर मैदानों में प्रवेश करती है। फिर आगे असम के धुबरी नामक स्थान पर इसका नाम परिवर्तित होकर के क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती है और तीस्ता नदी मिलने के पश्चात इसका आगे चलती रहती हैं। फिर पद्मा नदी और गंगा नदी, गंगा मिलने के बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है। फिर मेघना नाम से आगे चलती है क्योंकि इसमें मेघना नदी मिल जाती है। फिर मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। लंबाई 2900 किलोमीटर, भारत में 1346 किलोमीटर है। तो बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो पहले सांगपो नाम से निकलती है, फिर दिहांग नाम से, फिर जमुना, फिर पद्मा और अंत में मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। फिर हमने पढ़ा था गंगा नदी तंत्र, जो दो नदियों के संगम से मिला, जिसमें एक भागीरथी है जो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है, दूसरी अलकनंदा नदी है जो कि सतपथ हिमनद यानी संतोकपक अलकापुरी उत्तराखंड से निकलती है। देवप्रयाग के निकट भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा बनाती है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ऋषिकेश में गंगा नदी मैदानों में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, पटना और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बहती है। फिर आगे पश्चिम बंगाल के फरका नामक स्थान पर दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। पहला जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वो नाम है पद्मा, और जो भारत में पश्चिम बंगाल में रहती है उसका नाम है हुगली। हुगली नदी ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाते हुए सुंदरबन जो डेल्टा जिसको बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं। और इस डेल्टा का जो कुल क्षेत्रफल है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है 51,300 वर्ग किलोमीटर में, है ना। अब आता है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जब प्रवेश करती है तो वहाँ एक क्षेत्र है ग्वालंदो, वहाँ जमुना और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। जमुना जो है ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, उसका नाम पद्मा होता है। फिर मेघना नदी में मिल करके मेघना हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था गंगा नदी के संगम कौन कौन से हैं। टिहरी संगम या टिहरी हरिद्वार उत्तराखंड का है, उसकी बात करें तो भागीरथी और बिलांगना नदी बनाती हैं। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं उत्तराखंड में? अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। विष्णुप्रयाग जो जोशीमठ उत्तराखंड में है, वहाँ अलकनंदा और धौली गंगा नदी जिसको विष्णु गंगा भी कहते हैं मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। प्रयागराज यानी इलाहाबाद गंगा, यमुना और सरस्वती जिसको अप्रत्यक्ष नदी भी कहते हैं का मिलन स्थल भारतीय मान्यताओं के आधार पर है। अब आता है गंगा रामगंगा में कब मिलती है? गंगा और रामगंगा वो कन्नौज यूपी में। गंगा और गोमती कब मिलती हैं? गाजीपुर यूपी में। गंगा और यमुना कब मिलती है? इलाहाबाद यूपी में। गंगा और घाघरा यानी सरयू नदी मिलती छपरा बिहार में। गंगा और कोसी मिलती है भागलपुर बिहार में। गंगा और सोन नदी मिलती है आरा पटना बिहार में। हुगली नदी मिलती है दामोदर जिसको डायमंड हार्बर कहते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब एक परियोजना के बारे में पढ़ा, नमामि गंगे परियोजना जो 1 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत की गई। ये 100% केंद्र के द्वारा प्रायोजित है। 2020 तक 20,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। एक बार वापस गंगा नदी तंत्र की बात करें तो एक तो गंगोत्री हिमनद से निकल रही है भागीरथी, और सतपथ यानी संतोकपक हिमनद से निकल रही है अलकनंदा।
जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ से होते हुए देवप्रयाग उत्तराखंड में गंगा के नाम से जानी जाती है। हरिद्वार के निकट गंगा मैदानों में प्रवेश करती है। फिर ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में होते हुए अंत में दो भागों में बंट जाती है फरक्का नामक स्थान पर। एक का नाम है हुगली, दूसरे का नाम है पद्मा। पद्मा तो बांग्लादेश में और हुगली हुगली भारत में रहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में मिल जाती है। तो आज भारतीय जो नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में मुख्य रूप से पढ़ा है। आगे जो नदियां हैं उनके बारे में भी समय समय पर अपनी जानकारी संकलित करते रहेंगे, प्रसारित करते रहेंगे। मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।